हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल जीनियस आरके में बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें आपको आईएमपी फैक्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो कि 2023 में जो एग्जाम होगा उसके नज़रिए से इम्पोर्टेंट होंगे। पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं की परिभाषा जानने से पहले हमको कुछ संख्याओं के बारे में जानना पड़ेगा, जैसे प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, सम संख्याएं, असम विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परमेय और अपरमेय संख्याएं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो गिनती वाली संख्याओं को कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 एंड्स ऑल इनफाइनाइट, अनंत तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो गिनने वाली संख्या होती हैं। कहने का मतलब जिन्हें हम प्रकृति में बोलते हैं। प्रकृति में हम कभी माइनस में नहीं बोलते, ना ही हम कभी जीरो बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। सेकंड अपनी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, यदि पूर्ण संख्याओं की बात करें तो यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती हैं। क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं। देन इसके बाद आती हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक, जो पूर्णांक होते हैं उसमें जीरो आता है, +1, +2, +3 एंड्स ऑल, और माइनस में भी आती है, -1, -2, -3 ऐसे अनंत तक जाएगा। तो इसको बोलेंगे अपन ऋणात्मक पूर्णांक, और इनको बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। ठीक है जी। अब फोर्थ नंबर पे अपन बात करते हैं सम संख्याओं की। तो सम संख्याएं वो होती हैं जिन संख्याओं में 2 से भाग चला जाए या 2 से डिविजिबल हो, जो 2 से विभाज्य हो। जैसे कि पहली संख्या हो जाएगी 2, 4, 6, 8 ऐसे ही होती जाएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें हम विषम संख्याओं की, तो विषम संख्याओं में वो संख्याएं जिनमें 2 से भाग ना जाए, जैसे 1, 3, 5, 7 एंड्स ऑल। 6 नंबर पे बात करें, अब हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याओं में भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिन संख्या में स्वयं को छोड़ के और एक को छोड़ के अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए तो भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि पहली हो जाएगी 4, 6, 8, 9, 10 एंड सो। 7 नंबर पे फिर बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। यदि बात करें अभाज्य संख्याओं की, तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें स्वयं को छोड़ के और एक को छोड़ के अन्य किसी संख्या का भाग ना जाए। जैसे कि पहली संख्या हो जाती है 2, क्योंकि 2 में हम किसी का भाग नहीं लगा सकते। इसके बाद 3, 5, 7, 11 इसी प्रकार आगे हुई। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो कौन सी होती है? 4। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। अब जो 1 होती है वो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। अभाज्य संख्या होती है। आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या जानते हैं जो हम प्रकृति में बोलते हैं। प्रकृति में हम कभी माइनस नहीं लगाते, ना ही हम कभी जीरो लगाते हैं। तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्या में जीरो लग जाता है, पूर्णांक में जीरो भी होता है, प्लस की संख्याएं भी होती हैं और माइनस की संख्याएं भी होती हैं। सम संख्याएं वो होती हैं
जो 2 से विभक्त हो जाए, और विषम वो होती हैं जो 2 से विभक्त ना हो, मतलब जिसमें 2 का भाग ना जाए। और भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें एक और स्वयं को छोड़ के, क्योंकि स्वयं का स्वयं में चला जाता है और एक का भी सभी में चला जाता है, तो स्वयं को और एक को छोड़ के यदि अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए तो भाज्य, यदि भाग ना जाए तो अभाज्य संख्या। अभी अपन बात कर रहे थे भाज्य संख्याओं की और अभाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्या वो है जिनमें स्वयं को और एक को छोड़कर अन्य किसी संख्या का भाग चला जाए तो भाज्य संख्याएं, और यदि भाग ना जाए तो अभाज्य संख्याएं। और जो एक होती है वो ना तो भाज्य होती है और ना ही अभाज्य संख्या होती है। अब हम आगे बात करते हैं उन संख्याओं की जिसमें वास्तविक संख्याओं की परिभाषा छुपी है। हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की और अपरिमेय संख्याओं की। सबसे पहले मैं बात करूंगा परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 1 है तो इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, तो 1/1। 2 है इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, तो p/q। ऐसे 3, 4, 5 इन सभी को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जितनी पूर्ण संख्या होती हैं उन्हें भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जितने पूर्णांक हैं उन्हें भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब जितने पूर्णांक हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद जैसे 2.3 ये पूर्णांक नहीं है, बट इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 0, तो 23/10 हो जाएगा। तो ये हो गया अपना p/q। ऐसे और भी संख्याएं 2.24 मान लो, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 0 बढ़ गए, तो ये भी p/q। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्याएं हैं, और जिसे हम नहीं लिख सकते हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं। अब किन्हें नहीं लिख सकते हम देखते हैं। जैसे √2 है, √2 की जो वैल्यू है ना 141 कुछ इस तरह होती है, तो ये फिक्स नहीं है वैल्यू, ये फिक्स नहीं है। 14 ऐसे √3 की होती है 1.732 ऐसी कुछ होती है, ये भी फिक्स नहीं है वैल्यू। क्योंकि जब संख्या फिक्स होती है तो हम क्या करते हैं, दशमलव हटा के नीचे 0 बढ़ा लेते हैं, बट इसमें दशमलव जो है कहाँ तक बढ़ाएंगे हम 0, क्योंकि अनंत तक संख्याएं दी गई हैं, तो इनकी कोई दशमलव ही अशांत दशमलव है। क्या है ये, अशांत दशमलव। तो जितने भी अशांत दशमलव हैं तो वो ने हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो अब हम बात करते हैं दशमलव में। एक होता है शांत, एक होता है अशांत। तो जितने भी शांत दशमलव हैं वो पूरे होते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। लेकिन अशांत दशमलव में भी 2 प्रकार के दशमलव होते हैं, एक होता है आवृत्ति और एक होता है अनावृत्ति। आवृत्ति दशमलव की बात करें तो वो होता है जैसे दशमलव के बाद कोई फिक्स संख्या रिपीट हो, जैसे 1.333 ऐसे, या फिर 1.676767। तो एक पर्टिकुलर संख्या, कोई फिक्स संख्या जो रिपीट हो रही है, इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अभी बताएंगे कैसे लिख सकते हैं। अब यदि हम बात करें यहाँ पे 3.1 4 2 6 7 8 9 ऐसे ऐसे, अब यहाँ पे हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सी संख्या जो फिक्स है वो बार बार रिपीट हो रही है, तो ये हो जाता है अनावृत्ति। तो परिमेय संख्या अगर बात करें तो शांत दशमलव जितने भी होते हैं वो परिमेय संख्या होती है। अशांत दशमलव की बात करें तो इसमें आवृत्ति जो होता है दशमलव वो तो होता है परिमेय, लेकिन अनावृत्ति जो होता है वो होता है अपरिमेय। इनको हम p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। 1.3333 जो बार बार रिपीट होता है उस पर अपन लगा लेते हैं बार, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एक की जगह 1 दशमलव की जगह +3, जितने अंकों पे बार होता है उतने नीचे 9 के अंक लिख देते हैं।
कट रहे तो काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3, ये आ गया P/Q के रूप में। ऐसे में से लिख लेंगे 6 7 6 7 6 7 बार बार रिपीट हो रहा है तो 6 7 पे अपन लगा लेंगे 12। एक प्लस का ये 6 7 अपॉन में 9 हम कितने बार लिखेंगे जितने अंकों पे बार लगा रहे हैं, तो 2। बस यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, ये भी P/Q के रूप में बन जाएगा। बट हम इनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते क्योंकि इसमें संख्या बार बार रिपीट कोई फिक्स संख्या नहीं हो रही है, इसलिए हम इसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो कहने का मतलब जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या, जिसे हम नहीं लिख सकते हैं वो है एक अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार एक क्वेश्चन बनता है कि जो पाई है वो पाई कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो पाई का मान फिक्स नहीं है, आज तक कोई कंप्यूटर इसको निकाल नहीं पाया, इसलिए पाई जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। चलिए आगे भी हम बात करते हैं इस चैप्टर में अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें दिया गया है तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई सी भी भाज्य संख्या है उसे हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 12 है, ये क्या है 12 नंबर, ये एक भाज्य संख्या है लेकिन हम इसे अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। देखते हैं कैसे। इसके लिए हम फैक्टर करें तो लिख सकते हैं इसको 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो 2 कितने बार है 2 बार, 2 घात लगा दो, 3 कितने बार 1 बार। तो देखो ये 12 भाज्य संख्या थी लेकिन हमने इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लिया है। तो ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इस चैप्टर में जो ओटी आती हैं कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब हमने बता ही दिया है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो रूट के अंदर जितनी संख्याएं होंगी सिर्फ वो बाहर निकलने की क्षमता ना हो, जैसे कि 25 ये बाहर निकल सकता है क्योंकि इसका वर्गमूल जो होता है कितना होता है 5, तो ये संख्या हो जाएगी परिमेय। लेकिन यही बात करें हम 6 तो ये इसका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, इसका वर्गमूल नहीं लिया जा सकता, इसलिए ये संख्या हो जाएगी अपरिमेय। तो वे संख्याएं जो रूट के अंदर हैं और बाहर नहीं निकल सकती तो वो अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की, जो कि इसी चैप्टर के अंतर्गत है, एलसीएम एवं एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यदि हम दो नंबरों का एलसीएम लेंगे, जैसे नंबर अपन लेते हैं 12 एंड 60 लेंगे, इनका हम एलसीएम भी लेंगे और एचसीएफ भी लेंगे। तो पहले इनके फैक्टर करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 कितने बार है 2 बार, मतलब 2 पे घात 3 कर लो, 3 पे घात 1, देन 60 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। तो 2 कितने बार 2 बार, तो 2 पे घात 2, और यहाँ पे सॉरी 2 यहाँ पे 2 बार था तो यहाँ पे 2 हाथ डाल दिया। 3 कितने बार 1 बार, 5 कितने बार 1 बार। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एलसीएम की। अगर हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में आती है बड़ी से बड़ी घात, एलसीएम में आती है बड़ी से बड़ी घात। तो भाई इन 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो दोनों में घात एक सी है तो कोई सी भी एक घात लिख लेंगे। 3 भी यहाँ पे सेम है तो कोई सा एक लिख लेंगे 3, और 5 भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 तिया 12 पंचे 60 एलसीएम। यदि हम बात करें इसके एचसीएफ की तो एचसीएफ इसका हो जाएगा
एचसीएफ में लेते हैं छोटी से छोटी घात लेकिन दोनों में कॉमन होना चाहिए, छोटी से छोटी घात लेकिन दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर भी घात इनकी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इसका मतलब इसमें छोटी बड़ी नहीं है, तो कोई सी भी घात ले लेंगे हम। 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, घातें एक सी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सी भी ले लो। लेकिन 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है। ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4, 4 दिया 12। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और हम आपको दिखाते हैं। जैसे हम बात करें 16 और 12, ठीक है। 16 का अगर फैक्टर करें तो हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मीन्स 2 की पावर कितनी आ जाएगी 4। यदि हम 12 की बात करें इसका हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 2 पे घात कितनी है 2, 3 पे घात कितनी 1। यदि हम इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हमने क्या बताया था, बड़ी से बड़ी घात, 2 पे घात 2 यहाँ है, 2 पे घात 4 यहाँ है, तो बड़ी घात कितनी 2 पे घात 4, और 3 कॉमन है ही नहीं तो जो है बस उसी को नोट कर लेंगे तो 3 आ गया है। अगर ये दोनों में होता तो हम घात में कंपेयर करते कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो हम एलसीएम में लेते हैं बड़ी घात, ठीक है जी। 2 पे घात 4 कितना होता है 16, और 16 3 कितना हो जाएगा 48। यदि हम बात करें इसके एचसीएफ की तो एचसीएफ में हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी घात लेकिन दोनों में होना चाहिए कॉमन। तो यहाँ 2 पे घात 2 है, यहाँ 2 पे घात 4 है, तो इनमें छोटी घात है 2 पे घात 2। अब 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, इसलिए 3 नहीं आएगा, तो 2 पे घात 2 मतलब 4, ये इसका आंसर जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।